ओडा सेंसे ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा बहुत दिखा दिया, अब अचानक से वन पीस फैंस को थोड़ा इमोशनल कर देते हैं। और भाई इसके लिए ओडा सेंसे ले गए हैं हमें ब्रूक के उस दर्दनाक बैक स्टोरी में। चैप्टर 1184 में ब्रूक के बारे में हमें और डिटेल में पता चलेगा, तो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते ही पहले पैनल में हमें देखने को मिलती है प्रिंसेस शुरी, जो कि अब 14 साल की हो चुकी है। पिछले चैप्टर में हमने उसे 7 साल की एक छोटी बच्ची के रूप में देखा था। एंड ऑब्वियसली वो अपनी माँ की तरह खूबसूरत भी है, जिसके चर्चे काफी दूर दूर तक फैलने लगे हैं भाई। आसपास के 5 पड़ोसी किंगडम से तो प्रपोजल भी आए, लेकिन प्रिंसेस शुरी ने उन्हें हरा दिया और कहा कि मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, और वो भी जिन्हें म्यूजिक नहीं आता। एंड फाइनली लास्ट चैप्टर की तरह प्रिंसेस शुरी एंड ब्रूक हमें एक साथ दिखाई देते हैं। प्रिंसेस शुरी इस वक्त 14 साल की है और ब्रूक 27 साल की उम्र में दिखाए जाते हैं भाई। ब्रूक शुरी से कहता है कि मैंने सुना है तुमने उन राजकुमारों को हरा दिया। शुरी जवाब देती है कि हाँ ब्रूक, क्योंकि स्ट्रांग वुमेन तुम्हारे टाइप की होती है ना, और मैं स्ट्रांग हो गई हूँ और प्रिटी भी। तो जिसके रिप्लाई में ब्रूक कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शुरी कहती है तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। इतने में साला ब्रूक वही अपनी छिचोरी हरकत पर आ उठता है और वहीं पर एक लेडी से पूछता है कि क्या मैं आपकी पैंटी देख सकता हूँ। भाई पीछे से शुरी उड़ती हुई तलवार ब्रूक के सर पर फेंकती है और कहती है कि तुम खुद की एडवाइस खुद तो ले लिया करो। देन भाई नेक्स्ट पैनल पे ब्रूक अपना गाना गाता है शुरी के साथ। उसके बाद शुरी बोलती है कि आई लव योर सॉन्ग्स ब्रूक, और ब्रूक कहता है कि इवन मेजेस्टी भी यही कहते हैं। शुरी पूछती है कि तुम सच में मेरे डैड को बहुत एडमायर करते हो, इवन मेरी मॉम को भी। ब्रूक जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, दोनों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं तुम्हारे फादर से नहीं मिलता ना, तो इस वक्त मेरी सिर्फ हड्डियां ही बची होती, और इसी के ऊपर चैप्टर का नाम भी दिया गया। और भाई नेक्स्ट पैनल में इसी के साथ फ्लैशबैक में फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है भाई। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रूक की उम्र है 11 साल की, और ब्रूक यहाँ पर खिड़की से एक म्यूजिकल वाले स्कूल में बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखता है और काफी एक्साइटेड और खुश लग रहा है वहां पर उसे देखते हुए। और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर ब्रूक के अंदर म्यूजिक का कीड़ा कहाँ से जागा। लेकिन इतने में वहां के टीचर ब्रूक को देख लेते हैं और वहां से भगा देते हैं मारते हुए कि तुम बच्चों को डरा रहे हो। और आसपास के लोगों की बातें सुन के आपको भी ब्रूक के लिए सिंपैथी फील होने लगेगी भाई। वही 4 लोग वाली बातें है कि यार तुमसे बदबू आ रही है, हमारे किंगडम पर तुम एक दाग हो। अगले पैनल में ब्रूक गाता हुआ दिखाई देता है और वो एक डंप यार्ड है, यानी कि जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां रहता है। और ये गाना गाते हुए से एक आदमी देख लेता है, और ऑब्वियसली वो आदमी कौन है भाई? प्रिंस रूवेन। और वो पूछता है कि क्या ये लिरिक्स तुमने लिखे हैं? क्या वो एक वायलिन है जो तुम बजा रहे हो? भाई ब्रूक ने वो वायलिन बना रखा था बॉटल्स एंड वायर से, यानी कि पूरे कचरे के ढेर से भाई। ब्रूक पूछता है कि तुम पहले भी यहाँ आए हो ना ओल्ड मैन, कहीं तुम मेरे फैन तो नहीं? भाई वो आदमी बोलता है, यानी कि प्रिंस वोरेन बोलता है कि शायद हाँ, और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ भाई, 21 साल का हूँ। ब्रूक बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तुम बूढ़े लगते हो, लगता है जिंदगी तुम पर काफी हार्ड रही है। तो भाई अब से मैं तुम्हें ब्रो बोलूंगा। और इतना कहकर ब्रूक ने कहा कि चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप। आज मैंने काफी सारे हॉपर्स एंड फ्रॉक्स पकड़े हैं और भाई उनका खाना बना के उसको दे देते। ये काफी टेस्टी है ना, और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो करी पाउडर है, जो कि मैंने मरीन शिप जो कि यहाँ आती है, मैंने वहां से चुरा लेता हूँ। और इस पाउडर का किसी भी खाने में डालो ना भाई, करी जैसा ही टेस्ट आता है। नाउ प्रिंस रूवेन उस खाने को देखकर सोचता है कि राजमहल में उसे कितना बढ़िया खाना खाने को मिलता है, और यहाँ एक हिस्सा है उसके किंगडम का जहाँ खाने को लेकर ये हाल है। भाई उसके चेहरे से ना ये चीज झलक रही होती है। ब्रूक पूछता है क्या हुआ ब्रूक, कुछ गड़बड़ है? तुम इतने खुश हो कि तुम्हारे आंसू निकल आए हैं। रूवेन बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। बाकी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मुश्किल से हिम्मत करके वो मेंढक वाली डिश भाई खा लेता है। ब्रूक कहता है कि यो हो ये काफी डिलीशियस है ना, तुम्हारी सोल तक को हिला दिया भाई। चलो शुक्र है तुम्हें अच्छा लगा, बाकी चलो तुम्हारे लिए कुछ गाता हूँ। और भाई मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ ने आखिर दोनों के साथ काफी जुल्म किए हैं। एंड देन दोनों अपना एंजॉय करने लगते हैं। और अब आता है वो पल जब ब्रूक की जिंदगी बदलने वाली थी। एस्पीरिया किंगडम के सीलियो पोर्ट में मरीन आती है और इंस्ट्रूमेंट्स को अपने शिप में लोड करने लग जाती है। नाउ एक तरफ पैनल में हमें खून जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है, और दूसरी तरफ बेचारा ब्रूक जो कि 7 साल का बच्चा भाई, उसकी बुरी तरीके से पिटाई हुई होती है। मरीन उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो किसी गैंग के लिए काम करता है और पाउडर कुरियर करने का काम करता है, जिसके लिए ब्रूक मना करता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि ब्रूक सिर्फ करी पाउडर चुराता था, तो किसी ने झूठी न्यूज दे दी थी। लेकिन अब मरीन्स बोलती है कि इसने हमारे चेहरे देख लिए, तो अब हम इसे मार देते हैं। और इस हालत में भी ब्रूक गाना गा रहा होता है।
तभी भाई हीरो की तरह एंट्री होती है प्रिंस रूएन की दरवाजा तोड़ के, और वो चिल्लाते हुए आता है ब्रूक। मरीन उसे देखकर बोलती है प्रिंस रूएन, एंड ब्रूक वो शॉक कि प्रिंस रूएन ब्रूक को गले लगाता है और बोलता है कि शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। प्रिंस रूएन के साथ उसके रॉयल एस्कॉर्ट कॉप्स भी होते और वो कहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, हम इन्हें देखते हैं। लेकिन प्रिंस रूएन इतना गुस्से में होता है कि वो बोलता है कि मैं इन्हें खुद सजा दूंगा, इन्होंने जो मेरे दोस्त के साथ किया है ना उसका बदला मैं लूंगा। एस्कॉर्ट टीम बोलते हैं मैजेस्टी पर्सनल फीलिंग्स कंट्रोल में रखिए, मरीन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा है। रूवेन गुस्से में बोलता है कि गवर्नमेंट अगर ऐसे लोगों को बचाती है तो दुनिया सच में बेकार है। इतने में कैंडला जो कि रॉयल एस्कॉर्ट की कैप्टन होती थी वो बोलती है कि मैं आपकी ट्रस्टेड ब्लेड हूँ और मुझे आपका साथ देने की परमिशन दीजिए, एंड दोनों मिलकर मरीन्स पर हमला कर देते हैं। एस्कॉर्ट्स के कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमने मुरोन गैंग के डीलर्स को पकड़ लिया है और उसके कुरियर को भी। मरीन तब बोलती कि यार ये बच्चा सच में करी पाउडर की बात कर रहा था। वही दूसरी तरफ ब्रूक बोलता है कि सॉर्ट्समैन काफी कूल होते हैं और शायद इसलिए फ्यूचर में वो सॉर्ट्समैन बनने का सोचता है। सीन शिफ्ट होता है एस्पीरिया पैलेस में, जहां ब्रूक फाइनली अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों पे एक तरफ पट्टी बंधी हुई होती है। कैंडला बोलती है कि मैं एंग्री नहीं हूँ प्रिंस रूवेन, लेकिन आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंस रूवेन इग्नोर करते हुए ब्रूक का हालचाल पूछता है। ब्रूक बोलता है कि तुम प्रिंस थे, एंड रूवेन बोलता है कि यार माफ कर देना, मेरा इरादा तुमसे झूठ बोलने का नहीं था, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा था, और उससे ज्यादा जरूरी है कि करी पाउडर जो तुमने चुराया है उसकी बात किसी को मत बताना। कैंडला जो कि उस वक्त रॉयल एस्कॉर्ट की कैप्टन थी बोलती है कि जब भी प्रिंस रूवेन गायब होते ना तो हमें हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन किसने सोचा था कि तुम बाहर अपने क्यूट से फ्रेंड के साथ मजे कर रहे थे। और भाई वो ये बात ना ब्रूक के फेस के पास आकर बोलती है, और कैंडला की खूबसूरती देखकर ब्रूक की नाक से खून निकल आता है, बिल्कुल सांझी की तरह। भाई प्रिंस बताता है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिशियन है और इसके लिए कमरा तैयार करो, रियल इंस्ट्रूमेंट का इंतजाम करो और मेक श्योर कि भाई ये स्कूल में भी एनरोल हो। एस्पीरिया का नेक्स्ट बिग स्टार आ चुका है। भाई ब्रूक ये देखकर रो पड़ता है और बोलता है कि यार ये आदमी ना मुझे बहुत पसंद है आज के बाद, और चीजें अब और मजेदार होने वाली है इस पैलेस में। एंड नरेशन ऑन स्क्रीन आता है कि एक ऐसा कर्ज जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर 1184 खत्म। अगले हफ्ते फिर से ब्रेक है तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो भाइयों ब्रूक की ये इमोशनल जर्नी, उसका बचपन का सफर कैसा लगा? क्या तुम लोग भी मेरी तरह इमोशनल हुए? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।